हेडिंग आप डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। बेटा मेरे पास इस क्लास का स्क्रीनशॉट भेज दियो अंकित। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज बेसिक कैरेक्टर। तो जो अमीन्स आपके होते हैं दैट आर हाईली बेसिक इन नेचर। अमीन्स आर हाईली बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब क्या है, जो अमीन्स होते हैं ना वो काम करते हैं लेविस बेस का। अमीन्स आर बिहेव एज लेविस बेस, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। इनका एक ही काम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी दूसरे एटम को। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। अब कैसे हुआ आप देखिए, मान लीजिए बेटा मैंने अमीन दिया एक RNH2, हमेशा N पर एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, प्लस मैंने ले लिया H2O, प्लस हमने क्या ले लिया H2O ले लिया। ठीक है, H2O ना लो तो सिर्फ H2O का H पॉजिटिव आयन ले। अब आपको पता है यहाँ पर ये एटम तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे एक लोन पेयर है, और ये एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो N अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा बेटा, H प्लस आयन को डोनेट करेगा। तो इससे क्या बन जाएगा बोलो, RNH2 से क्या बन गया, NH3 बन गया। NH2 से क्या बना, NH3, और N पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर अमीन अपना क्या शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो बेटा मैं यहाँ से H प्लस हटा के इसको यू लिख लू Cl माइनस। अब ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैंने पूरा एसिड ये ले लिया, तो RNH3 पॉजिटिव निकल गया और बाहर क्या बच गया, Cl नेगेटिव। बाहर आपका क्या बच गया, Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा जो अमीन है वो अपना बेसिक नेचर शो कर रहा है। अब ऐसा एक एग्जांपल और मैं कर लूं, मान लीजिए मैंने प्राइमरी अमीन ले रखा है RNH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल ले लिया H2O। अब मैं वाटर मॉलिक्यूल को यू लिख लूं ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो ये H पॉजिटिव आयन है ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम का। तो N अपना लोन पेयर किसको देगा, H प्लस आयन को देगा। तो इन दोनों से क्या बनेगा बेटा, RNH3 पॉजिटिव, और प्लस में निकाल दो चाहे बाहर निकाल दो OH नेगेटिव, एक ही बात होती है। चाहे तो ब्रैकेट के बाहर लिख दो OH नेगेटिव तो भी ठीक है, और अगर प्लस में निकाल देते हो तो भी आपका ठीक है। तो ये आपका हो गया RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब अमीन ने अपना यहाँ बेसिक नेचर शो किया है। ठीक है, अब बेटा इसके आगे आप लोग देखिए, अब मैं इसमें वैल्यू लिखती हूँ, मान लो Ka की, या K की वैल्यू लिखो रेट कांस्टेंट की। तो आप ये बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है K, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग बताओ बेटा प्रोडक्ट की साइड में क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही है भाई। प्रोडक्ट साइड में ये दोनों है बेटा, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है बताओ, एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 और एक आपका है कंसंट्रेशन ऑफ H2O वाटर। ये हमने +1 क्लास में किया था ना, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, हो गया बेटा। तो अब आपको ये पता होगा जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है ये तो ऑलवेज ही क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये तो ऑलवेज ही क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए नीचे का रब कर दूं, अब तो मैं सुन कैसे बोलोगे, रब कर देती हूँ मैं। तो देखिए बेटा आप सभी वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ मैंने कांस्टेंट कर दी। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, अनम्यूट कर दो एक बार, आपको डाउट होगा तो पूछ तो लोगे। अब देखिए बेटा, तो जो ये K है, K भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वाटर की कंसंट्रेशन भी हमेशा कांस्टेंट होती है 1 मोल सॉल्यूट के लिए। वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है कांस्टेंट, 55.5 मोल है।
ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है वाटर की, तो के भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा के बी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? के बी के। के बी हमारा क्या होता है? बेसिक कांस्टेंट। के बी क्या है बेटा? बेसिक कांस्टेंट है, या आप किसी को कह सकते हो कि के बी हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। हो गया। तो अब आप बता दो के बी की वैल्यू क्या आई? के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R NH2। ठीक है, आ गया बेटा समझ में इतना? अब आप ये देखो जो सिग्निफिकेंस क्या होता है केबी का। केबी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेसिक कांस्टेंट है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केबी? तो क्या कहेंगे? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी। 40 बच्चे हैं आज क्लास में, डेली इतने रहो तो सुकून सा मिलता है। हाँ, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। बेटा जितना किसी बेस की केबी की वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितनी केबी की वैल्यू आपकी बड़ी होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस हो जाता है। ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंस है केबी का। ऐसे आपको याद हो लास्ट चैप्टर में के ए था। के ए क्या था? एसिडिक कांस्टेंट। ठीक है, और के बी आपका बेस के लिए है बेसिक कांस्टेंट। हाँ भी ऊपर तरफ कर दो, हो गया होगा। अच्छा, अब आपको ध्यान होगा एक टर्म तो होती है के बी और एक आपका होता है पी के बी। तो जो पी के बी है पावर ऑफ बेसिक कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ के बी। मतलब आप ये कह सकते हो पी के बी और के बी में इनवर्स की रिलेशनशिप होती है। पी के बी एंड के बी में किसकी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स की रिलेशनशिप होती है। तो जितनी आपकी के बी की वैल्यू बड़ी होगी उतनी पी के बी की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, कोई भी बेस है वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जितनी केबी की वैल्यू लार्ज होगी, और जितना आपका पी के बी की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस बनाएगा। उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। ठीक है, हो गया बेटा? कर लोगे सब इतना? अरे बोल दो, अनम्यूट कर रखा है बेटा। यहाँ तक का हो गया हो तो मुझे बता दो। यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब मैं इसके आगे आपको करवाऊं तो अब नेक्स्ट हम कंपेयर यहाँ पे कर लेते हैं एलिफेटिक अमीन्स वर्सेस एरोमेटिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ किस किस की? एलिफेटिक अमीन्स वर्सेस एरोमेटिक अमीन्स, कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? एलिफेटिक अमीन या एरोमेटिक? एग्जाम्पल समझिए बेटा। पहले मैं एलिफेटिक अमीन्स की बात करूंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया CH3NH2। CH3NH2 एन एटम पे आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। अब जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मिथाइल ग्रुप का कैसा नेचर है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। तो इसका तो एक ही काम है, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये तो बेटा क्या शो करेगा? हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो क्या होगा इस केस में बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा भाई? एन एटम को देगा। किसको देगा बेटा? एन एटम को देगा। बात समझ में आई? तो आप बताओ एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या घट गई? बताइए बेटा। बढ़ेगी। एटम पे क्या इंक्रीज होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अगर एन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इस एन एटम की स्ट्रेंथ तो और ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हुई?
इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हुई आपकी, इंक्रीज होगी। तो ये तो आपकी बात हुई एलिफैटिक अमीन की। चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की। अभी हमने एलिफैटिक अमीन लिया था, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे एरोमेटिक अमीन्स का। तो मैंने एरोमेटिक अमीन्स में मान लो बेटा ये ले लिया C6H5 NH2, N पे लोन पेयर तो यहाँ भी है। आप सबको पता है ये फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5, और फिनाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, C6H5 ये होता है फिनाइल, और फिनाइल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आप सबको बेटा पता होगा फिनाइल कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका तो एक ही काम है, ये अपनी साइड क्या खींचता है बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये जो कार्बन एटम है फिनाइल का, ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो N को अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने पड़ेंगे, C को, और C आगे यहाँ शिफ्ट करेगा। मतलब इसमें कॉन्जुगेशन पूरी है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। तो इसका तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस करना आता है बेटा, सेम क्लोरोबेंजीन की तरह। ये बॉन्ड कैसा हो गया, डबल NH2, N पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया, और इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये 2 बॉन्ड आपके H3 है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो क्या बना बेटा बताओ बेटा, क्लास लीव करके मत जाना अभी। ये बना, आगे बोलो, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया, कार्बन 4 पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव H है। रेजोनेंस आप लोगों को आता है, इसको पूरा कर दो। अब ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब बताओ क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, और इस पे है नेगेटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वापस चला जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका ये होगा, सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके बॉन्ड घूम के सारे, डबल बॉन्ड फिर से सिंगल हो गया, N पे फिर से लोन पेयर आ गया। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो गए किसके, एनिलीन के, एरोमेटिक अमीन के। तो बेटा अब आपने यहाँ शुरुआत में एक बात नोट करी, नीचे का रब कर दो बेटा एलिफैटिक अमीन वाला, बोलो। हाँ बेटा ये सारा कर दो। अब आप मुझे ये जवाब दीजिए सारे बच्चे, यहाँ पर जो ये ग्रुप होता है C6H5 फिनाइल, इसका नेचर कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसने तो N एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपनी साइड, तो N एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या बढ़ गई, बताओ भाई। कम हो गई, कम हो गई है ना, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। एक तो रीजन आपका रेजोनेंस का है, दूसरा रीजन हमारा ये था फिनाइल विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने N से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो N पे इलेक्ट्रॉन तो घट गए, तो N की बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हुई बोलो, बढ़ गई, घट गई बेटा। N की बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। बात समझ में आई। तो एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन्स में मोर बेसिक कौन होता है, कंक्लूजन क्या आया भाई, जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं दे आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक अमीन की ज्यादा होती है एरोमेटिक से। हाँ बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं ऊपर का रब कर दूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैम कर दो। ओके। तो अब आप सब हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ substituents on basic strength of amines, effect of substituents on basic strength of amines।
ठीक है, तो आप सबको समझ में आ ही गया बेटा। दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, विड्रॉइंग और रिलीजिंग। ये रब कर दूं, हो गया होगा ये आपका। तो पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। बेटा बस इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे बेटा ये हो गया CH3 की होल थ्राइस C, CH3 की होल ट्वाइस CH, C2H5, CH3। ये सब कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इन सब का क्या काम होता है बेटा? दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। वो क्या इंक्रीज कर देते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। पिछला टॉपिक भी रिवाइज करवा देती हूँ, पिछले चैप्टर में थी ये बात। अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। तो रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अब दूसरी यहाँ पे बात आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं बेटा, जैसे NO2, CN, ये CF3 है बेटा। क्या है ये? CF3, NO2, CN, COOH, CHO, CO, F, Cl, Br, I। ये सब कैसे ग्रुप है बेटा? विड्रॉइंग। बेटा रिलीजिंग में दो चार आपके रह भी गए, OH, NH2, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है। और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? डिक्रीज। बेटा विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी बेटा, डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को। विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को तो घटा देता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। एसिडिक स्ट्रेंथ को कर देता है इंक्रीज और बेसिक स्ट्रेंथ को कर देता है डिक्रीज। ये पॉइंट आप सब लिख लो बेटा। विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है और एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि पिछला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का था, वहां मैंने ये सब टॉपिक पहले भी करवाए थे, एक बार दोबारा बता दिए। आपको ध्यान रहना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से और रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से। ठीक है, तो भाई इसको नोट डाउन कर लो, बस इतना ही करेंगे आज। अभी क्लास लीव करके मत जाना, पर ये नोट डाउन कर लो सब। एक बच्चा अभी गया।